गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो है प्राकृत संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राकृत संख्याएं होती क्या है, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, इनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। भाज्य, अभाज्य और उसके बाद संयुक्त संख्या, इन सब संख्याओं के बारे में आपको आज अध्ययन करना है। जैसे आप जानते हैं प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, तो आप प्राकृत संख्याओं को कैसे बताएंगे? प्राकृत संख्या को आप ऐसे भी बता सकते हैं, वह संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और नहीं तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, वह संख्याएं जिसे हम अपने गणना के रूप में लेते हैं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत तक। गणना का मतलब ये होता है गिनना। चाहे आप एक से बोलिए, एक से, वह संख्याएं जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती हैं प्राकृत संख्या कहलाती है। या आप ये परिभाषा जो हमने आपको लिखा है इसको आप बता सकते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या में आप बताएंगे प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेना पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे आप देख रहे हैं प्राकृत संख्या आपको क्या थी, 1 2 3 4 थी। अब देखिए पूर्ण संख्या में क्या हो गया, जीरो को सम्मिलित कर लिया गया। जब जीरो को सम्मिलित कर लिया गया तो ये पूर्ण संख्या हो गई। इसकी परिभाषा आप ऐसे भी बता सकते हैं, शून्य सहित समस्त प्राकृत संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक, ये क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है। सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्या की परिभाषा आज तक आप लोग यही बताते चले आए हैं, जिसमें 2 से भाग कर दिया जाए कट जाती है तो सम संख्या कहलाती है। तो इसकी परिभाषा ऐसी नहीं है, इसकी परिभाषा ये है, वह प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभक्त, यहाँ से देखिए सम संख्या ये है, वह सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभक्त हो सम संख्या कहलाती है। यानी इसमें प्राकृत संख्या आप बताएं। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या आप जानते हैं, जैसे 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी में आपको 2 से भाग देना है। जिसमें 2 से भाग चला जाएगा, एक में भाग करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। ये तो कटे ही नहीं रहा, दशमलव में कटेगा। 2 में क्या होगा, 2 में 2/2 होगा ये, यानी ये क्या है, सम संख्या है। 3 में भाग करेंगे तो ये पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। 4 में भाग करेंगे, 2 1 के 2 2 दूना कितना होगा, 4। 5 में भाग करेंगे, 5/2 लिखेंगे, ये भी पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। यानी कहने का तात्पर्य है, वह सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभक्त हो जाती हैं तो सम संख्या कहलाती है। तो आप जानते हैं, 1 2 कट जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 कैंसिल होगा, आगे 10 कैंसिल होगा, 12 कैंसिल होगा। इस तरह की जो संख्याएं होंगी वो आपकी कैसी संख्या होंगी, सम संख्या। आगे चलते हैं, विषम संख्या जस्ट उसी का उल्टा है। जिस तरह से आपने सम संख्या का अध्ययन किया, सम संख्या के बारे में आपने बताया, उसी तरह से विषम संख्या है। विषम संख्या क्या बताएंगे, जस्ट उसी का उल्टा, वह सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभक्त ना हो, जो 2 से विभक्त ना हो, यानी 2 से ना कटे, 2 से विभक्त ना हो, वो कैसी संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे आप क्या बताएंगे, 1 में अभी देखिए यहाँ भाग किया आपने, पूर्ण रूप से विभक्त नहीं हुआ, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और इसके बाद 9 आएगा। इस तरह की जो संख्याएं होंगी आपकी कैसी संख्या कहलाएंगी, विषम संख्या कहलाएंगी। ये देखिए यहाँ लिखा भी गया है। उसके बाद आप बताएंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या के बारे में आप बताएंगे, वह प्राकृत संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। पुनः सुनिए, अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ केवल 2 गुणनखंड, ना तो 2 से कम हो और ना तो 2 से अधिक हो, केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 2 लिखा गया है,
3 लिखा गया, 5 लिखा गया है, 7 लिखा गया है, 11 लिखा गया और क्या लिखा गया है 13। एक ऐसी संख्या है, आप बताएंगे ये अभाज्य संख्या। अब आप बता सकते हैं, आप कहेंगे एक क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि एक के सिर्फ केवल एक गुणनखंड हो रहा है एक, और इसकी परिभाषा ये है अभाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या की परिभाषा ये है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ना तो 2 से कम हो ना 2 से अधिक हो, वही अभाज्य संख्या होती है। लेकिन आप देख रहे हैं जो एक संख्या है, एक के केवल एक गुणनखंड हो रहे हैं, इसीलिए एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। इसीलिए एक नहीं लिखा गया है। अब देखिए 2 के हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप बोलना चाह रहे हैं एक क्यों नहीं लिया गया, बताइए एक के केवल एक ही गुणनखंड हो रहा है, एक एक के एक, और आप परिभाषा लिखे हैं जिसके 2 गुणनखंड, ना 2 से अधिक हो ना 2 से कम हो, तो इसके तो 2 से कम है, इसीलिए ये जो है अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आया। इसके बाद 2 लेते हैं, 2 में इसका गुणनखंड क्या होगा, आप बताएंगे एक 1 होगा, एक 2 होगा। 3 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, आप बताएंगे 3 का 1 होगा और एक स्वयं संख्या होगी। अब 3 के बाद 4 के तो 3 गुणनखंड हो जाएंगे, 4 के नहीं, 4 नहीं होगा। अब क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 5 में 1 होगा और 5 होगा। ये क्या है, ये आपकी अभाज्य संख्या है, ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनके केवल 2 ही गुणनखंड है, 2 के अतिरिक्त यानी 2 से अधिक ना तो 2 से कम गुणनखंड नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये अभाज्य संख्या के बारे में हो गया। अब इसी में से आपसे पूछा जाए कि एक क्या पूछा जाए, जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो आप बताएंगे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ये देखिए ये फैक्ट है, आप इसको लिख लीजिएगा, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यह होती है। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं, आप इसको लिख डालिएगा। अभाज्य संख्या के बारे में हमने बताया, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वही होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, ना 2 से अधिक हो ना 2 से कम हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसको आप चेक कर लीजिएगा। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये देखिए 25 अभाज्य संख्याएं। अब इसके बाद ये दोनों फैक्ट है, तीनों फैक्ट है, इसको आप तीनों याद रखिएगा। इसके बाद आपका आ जाता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को और क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या भी कहते हैं, भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहते हैं। क्या इसकी परिभाषा है, वह प्राकृत संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। पुनः सुनिएगा, भाज्य संख्या के बारे में आप अध्ययन करेंगे। भाज्य संख्याएं क्या है, आप बताएंगे भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम 2 हो, 2 से अधिक गुणनखंड, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 नहीं, सॉरी हमने 2 बोल दिया था, 2 भाज्य अभाज्य में होता है जिनके केवल 2 गुणनखंड, और भाज्य में 3 गुणनखंड होने चाहिए, 3 से अधिक भी हो जाए लेकिन 3 से कम ना हो, कम से कम 3 होनी चाहिए। जब कोई संख्या रहेगी उसके 3 गुणनखंड रहेंगे तो उसे किसके अंतर्गत आप रखेंगे, उसको भाज्य संख्या के अंतर्गत लिखेंगे। देखिए भाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्या, एक बार मैं इसको पुनः रिपीट कर रहा हूँ, वह प्राकृत संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब 3 गुणनखंड हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे क्या बोला हमने, 4 बोला, यहाँ देखिए इसका उदाहरण देखिए, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इसके कितने गुणनखंड होंगे, आप इसको एक गुणनखंड बताएंगे, 2 बताएंगे, 1 बताएंगे, 2 बताएंगे और 4 बताएंगे। ये हुए कि नहीं हुए, 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और स्वयं 1 अपने आप से भी कटेगा। और इसी तरह से आप 6 के कितने बताएंगे, 6 का आप 1 बताएंगे,
6 में 1 से भाग करेंगे 1 भी होगा, और उसके बाद फिर कितना होगा 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। यानी कम से कम इसके 3 गुणनखंड जरूर होने चाहिए। इसमें 3 हो गए, अधिकतम चाहे जितने हो जाए। देखिए इसमें कितने हो गए, 6 में कितने हो गए, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 6 हो गया। अब 1 से भाग करेंगे 6 में तब भी कट जाएगा, 6 में 2 से भाग करेंगे तब भी कट जाएगा, 3 से करेंगे, 6 से करेंगे, यानी ये क्या हो गई, ये कैसी संख्या आपकी हुई, ये आपकी भाज्य संख्या हुई। यानी 3 से कम ना हो, 3 से अधिक हो जाए, उसको किसके अंतर्गत रखेंगे, आप बताएंगे, उसको भाज्य संख्या के अंतर्गत हम रखेंगे, भाज्य संख्याएं। इसके बाद आ जाता है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, इसको जरा ध्यान देंगे। संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच का मासा 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अब लासा मासा आप जानते हैं, अब इसमें जरा एक बार और ध्यान से सुनेंगे, सहअभाज्य संख्या क्या होती है। हमने आपसे बताया सहअभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके बीच जो संख्या दी रहेगी उनके बीच का मासा केवल 1 होगा, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आपको देखिए, एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच का मासा 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम आपको बता रहे हैं 15, 7, 8, 17 और उसके बाद कितना दिया गया है 30, 47। आप ये बताइए, अगर इन संख्याओं के बीच का मासा हम निकालेंगे तो आप इन संख्याओं के बीच का मासा कितना बताएंगे। देखिए 15 और 7 का अगर मासा निकालेंगे, मासा क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ होता है वही मासा होता है। तो आप 15 और 7 का मासा निकालेंगे तो आपको एक ही संख्या ऐसी मिलेगी जो दोनों में उभयनिष्ठ रहेगा, वही मासा होता है। और लासा क्या होता है, लासा में जो संख्याएं मिलती हैं वो भी, जो संख्या नहीं मिलती है वो भी लिखा जाता है, ये आप जानते हैं। तो चलिए पहले आप मासा के बारे में अध्ययन करेंगे। मासा आपका क्या है, मासा में आप देख रहे हैं 15 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो आप जानते हैं 15 का गुणनखंड करेंगे तो किससे काटेंगे, आप बताएंगे 3 से काटेंगे, 3 पच्चे 15 होगा, 5 से काटेंगे, 5 होगा, फिर 1 से ही होगा। अब अगर 7 का देखते हैं तो 7 में आप किससे भाग करेंगे, 7 में आप 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 1 के 7 होगा, ये कैंसिल हो गया। यानी इसके एक संख्या कितनी हो रही है, 7 हो रही है। आप इसको ऐसे निकालेंगे, तो मैं भाग कर रहा था, इसमें अगर आप लासा निकालेंगे इसका ऐसे करेंगे, 7 1 के कितना होगा, 7 1 1 हो गया। अब इसमें उभयनिष्ठ क्या है, इन दोनों संख्याओं में आपने देखा है, अगर हम आपसे इसमें मासा पूछते हैं तो आपका इसका मासा बताएंगे, दोनों में जो उभयनिष्ठ है 1 1 उभयनिष्ठ है, ये मासा हो गया। इसी तरह से 8 और 17 का देखेंगे, 8 और 17 का देखेंगे, इसका भी मासा कितना आएगा, 1 आएगा। और 30 और 47 का देखेंगे, इसका भी मासा 1 आएगा। यानी वह संख्याएं संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच का मासा, संख्या का जो युग्म दिया रहेगा, युग्म का मतलब जो जोड़ा दिया रहेगा, उन संख्या के जोड़े का मासा 1 होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। परिभाषा आप इसको देख लेंगे और याद कर लेंगे। संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच का मासा 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 15 7 हो गया, 8 17 हो गया, 30 47 हो गया, तो आप इसका मासा देखेंगे 1 ही आएगा। अब आप नीचे थोड़ा सा नोट करके लिखा गया है, नोट का मतलब ये है कि कुछ चीजें फैक्ट होती हैं। फैक्ट का मतलब जैसे लिखा है, क्रमागत संख्या युग्म का सदैव कर्मागत, एक बार पुनः देखेंगे इधर से, कर्मागत संख्या युग्म सदैव सहअभाज्य संख्या होता है। ये क्या है, इसमें कह रहा है कर्मागत युग्म संख्या जो होती है, कर्मागत युग्म का मतलब ये हो गया जैसे क्रम से दिया गया है। जैसे आपको कितना दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया, उसके बाद कितना दे दिया, 8 दे दिया, 9 दे दिया, ये क्रमागत युग्म का जोड़ा है। क्रमागत युग्म जोड़े का मासा हमेशा 1 होता है। अगर 7 और 8 का मासा निकालेंगे 1 होगा, 8 और 9 का निकालेंगे तब भी 1 होगा। तो नोट पॉइंट यही है, क्रमागत संख्या युग्म का युग्म सदैव सहअभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य संख्या जो क्रमागत होती हैं
ये क्या होती हैं, इनका जोड़ा हमेशा, इनके जोड़े का मासा जो होता है एक होता है, और ये कैसी संख्या कहलाती है आप बताएंगे, ये सह अभाज्य संख्या कहलाती है। आगे चलेंगे, एक स्टेप और बचा है, क्या बचा है आप बताएंगे। ये देखिए संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या के बारे में आप अध्ययन करेंगे। जब दी गई संख्या समस्त गुणनखंडों का योगफल, कोष्टक में संख्या स्वयं को छोड़कर, यानी जो संख्या दी गई है उसको छोड़कर, नहीं तो इतना मत पढ़िए आप, इतना मत पढ़िए आप, यहाँ से पढ़िए। जब दी गई संख्या समस्त गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के योगफल के बराबर हो, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे, समझ में आया कि नहीं, पुनः देखेंगे। संपूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिनका गुणनखंड, ये नहीं समझ में आया तो हमारी बात सुनिएगा। संपूर्ण संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड करने के बाद उस संख्या को स्वयं को छोड़कर जितने गुणनखंड हैं उसको आप जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद अगर वह संख्या आपको प्राप्त हो जा रही है तो वह कैसी संख्या है आप बताएंगे, वह संपूर्ण संख्या। चलिए पुनः समझिएगा, ये देखिएगा, ये जो थ्योरी लिखी गई थी यही थी, हमने आपको समझा दिया। जैसे आप 6 देख रहे हैं, आप 6 देख रहे हैं, 6 का गुणनखंड कितना होगा, 2 होगा, सॉरी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, इसके 6 के गुणनखंड यही होंगे। अब यहाँ जो कोष्टक में लिखा गया है संख्या स्वयं को छोड़कर, अब आप 6 को छोड़ दीजिए, इस 6 को हमने छोड़ दिया, 6 को छोड़ने के बाद जो है, जैसे आप 6 का देख रहे हैं, 1 2 3 और क्या है 6, यही तो है। आप इस 6 को छोड़ देंगे, अब इस संख्या को जोड़ लेंगे, देखिए जोड़ने के बाद 6 आ रहा है, अरे आप 6 का ही गुणनखंड तो किए हैं, 6 ही संख्या जो थी इसी का गुणनखंड किए थे। गुणनखंड करने के बाद उस संख्या को जोड़ लीजिए जो गुणनखंड आया है, लेकिन हाँ स्वयं की संख्या को छोड़ दीजिए। हमने बताया 6 किससे किससे कटेगा, आप बताएंगे 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, इतनी संख्या से कटेगा। इतनी संख्या से कटने के बाद और वह स्वयं से तो भी विभाजित होगा, जब स्वयं से विभाजित होगा तो ये 6 है, इस 6 को आप छोड़ दीजिए, आप 1 को जोड़ेंगे, 1 2 + 3 लिखेंगे, कितना होगा, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 3 होगा, 3 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 6 होगा, यानी ये कैसी संख्या है, संपूर्ण संख्या है। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे आप 28 को देखा, 28 को देखा, 28 में क्या क्या दिया गया आप बताएंगे। 28 का गुणनखंड क्या क्या होगा आप बताएंगे। 28 का गुणनखंड 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 7 भी होगा, 14 भी होगा और 28 भी होगा, यानी 28 के इतने गुणनखंड होंगे आपके। अब इसमें क्या करना है, आपने बताया 28 भी इसका गुणनखंड होगा, तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ लिखा है संख्या स्वयं को छोड़कर, जो संख्या स्वयं है उसको छोड़कर, अब इसको छोड़ दीजिए। अब इसको आप छोड़ेंगे तो बचेगा कितना, ये 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 7 बचेगा और 14 बचेगा, यही तो बचेगा। आप क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 3 होगा, और 3 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 7 होगा, और पुनः 7 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 14 होगा, और फिर 14 + 14 करेंगे कितना होगा, आप बताएंगे 28 होगा। इस 28 को छोड़ देना है, क्यों 28 को छोड़ देना है, क्योंकि ये तो संख्या स्वयं की है, हमने इसको इसलिए बताया कि 28 से भी कटेगा, जैसे 6 से कटेगा इस वाले उदाहरण में। तो स्वयं की संख्या को छोड़कर और जितने भी गुणनखंड होंगे उसको आप जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद उसको देखेंगे कि ये संख्या इसके बराबर आ रही है कि नहीं आ रही, अगर बराबर आ गई उसी के तो वह संपूर्ण संख्या है, अन्यथा वह संपूर्ण संख्या नहीं। तो ये संपूर्ण संख्या के बारे में आपने अध्ययन किया और प्राकृत संख्या के बारे में आपने समझा, सम संख्या विषम संख्या जो भी थे सारे आपको समझाया हमने। कहीं भी कोई समस्या हो तो उसको एक बार कमेंट करिएगा। धन्यवाद।